आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक विधान का पाठ 2 जूझ। सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं आनंद यादव जी। इनका जन्म 1935 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। पूरा नाम आनंद रतन यादव है और पाठकों के बीच ही आनंद यादव के नाम से परिचित हैं। इन्हें मराठी एवं संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी इनकी चर्चित रही थी। और इसके अलावा जूझ उपन्यास से ये जो अंश इस पाठ्य पुस्तक में लिया गया है, इसको सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब हम जानते हैं जूझ के बारे में। ये लेखक आनंद यादव के द्वारा लिखा गया उनका आत्मकथात्मक उपन्यास है, यानी कि इसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उनकी कथा लिखी है कि किस प्रकार ग्रामीण परिवेश में रहते हुए, अभावों के बीच रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की थी। निम्न वर्गीय जीवन होता है या मध्यम वर्गीय जीवन होता है, और वो भी खेती का काम है उनका। गांव में रहते हैं, पढ़ने लिखने का वहाँ पे वातावरण या बहुत ज़्यादा कोई माहौल नहीं है, लेकिन लेखक पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। ये सब करते हुए उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या संघर्ष उन्होंने देखे थे, वो ही सब कुछ बताया गया है इस पाठ में। लेखक का मन तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन दादा के सामने, पिता के सामने खड़े होकर कहने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। उनको डर लगता था कि अच्छी भली मार पड़ेगी, हड्डी पसली एक हो जाएगी। वो भी चाहते थे मैं पढ़ लिख कर नौकरी लग जाऊं तो विठोबा अन्ना की तरह मैं भी गाँव में अपना धंधा या कारोबार अच्छे से करूंगा। और उनके घर में क्या होता था, लेखक के घर में, कि दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। अब यहाँ ईख का अर्थ क्या होता है, गन्ना। कोल्हू का अर्थ होता है कि गन्ने से रस निकालने का एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं कोल्हू। अब कोल्हू अगर जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। उनकी ये समझ भी ठीक थी, क्योंकि जैसे ही कोल्हू चलता तो बाजार में गुड़ बहुत अधिक मात्रा में आ जाता और भाव कम हो जाता। उस समय नंबर 1 नंबर 2 का गुड़ बहुत आता, और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरी तरह से सोचते थे। उनका ये कहना था कि यदि गन्ने को कुछ दिन खेत में खड़ा रहने दिया जाए तो उससे गुड़ ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख का जो रस होता है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, रस गाढ़ा होता है और गुड़ ज्यादा निकलता है। लेकिन जो उनके दादा हैं लेखक के, उनका मानना ये है कि गुड़ ज्यादा निकले या ना निकले, लेकिन भाव ज्यादा मिलना चाहिए, पैसा ज्यादा मिलना चाहिए जब उसे बाजार में बेचें। इसलिए सारे गांव भर में जो लेखक के घर का कोल्हू था वो सबसे पहले शुरू होता था। इस साल भी यही हुआ, जल्दी खत्म भी हो गया। सभी जने एक दिन धूप में लेटे थे और माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे किसे कहते हैं कि गाय के गोबर से हम जो ईंधन बनाते हैं जलाने के लिए, गाय के गोबर का कुछ आकृति बना के उसे सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसे जलाया जाता है, तो जलाने के काम आता है, उसे बोलते हैं कंडे। तो लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक माँ को पानी पकड़ा रहा था। तो लेखक को लगा कि मुझे अपने मन की बात अभी माँ को कह देनी चाहिए। तो लेखक ने माँ से कहा कि अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। मैं अगर पढ़ने के लिए दादा से या पिता से बोलता हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये बात कही थी माँ ने। ठीक है, माँ ने कहा था कि तुम बेटे का मन की बात समझ के या बेटी की बात समझ के, माँ ने कहा, जब बेटे ने कहा मुझे पढ़ना है, तो माँ ने कहा कि वो तो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, वो तो बहुत गुस्सा करता है, तो मैं कैसे बोलूं। तो ये माँ और बेटे दोनों डरते थे दादा से, या इसकी माँ डरती थी अपने पति से कहते हुए, और ये लेखक डर रहे थे अपने पिता से कहते हुए कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि लेखक को तो मार पड़ती थी, और उनकी माँ अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहती तो उनके माँ पे भी गुस्सा किया जाता। अब वो कहते हैं कि अब मड़ा यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। देखिए यहाँ पर मड़ा देशज शब्द है जिसका अर्थ है खेती। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसीलिए कहता हूँ तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। अब लेखक अपनी माँ से को कह रहे हैं कि जो गांव के मुखिया हैं उनका नाम है दत्ताजी राव। अगर हम उनको सारी बात बताएं तो हो सकता है कि दादा या पिताजी हमारी बात को माने और मुझे पढ़ने की
मुझे पढ़ने की स्वीकृति प्रदान कर दे, हाँ कर दे। माँ ने कहा ठीक है चलेंगे। माँ को ऐसा लगा कि ये सब करने से भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का मन रखने के लिए वो मान गई। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस में नहीं चलता था। किसका? माँ का। रात को लेखक और माँ दत्ताजीराव देसाई के घर गए। माँ ने उनको सारी बात बताई। कहा कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। खेत यानी कि ये अपर स्त्री है रखमाबाई, जिसके पास लेखक के जो पिताजी हैं वो जाते हैं और खेती के काम में भी हाथ नहीं लगाते। माँ ने देसाई जी को यह विश्वास दिलाया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। ये सुनते ही देसाई दादा छिड़के और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। अब ये जो इनके दादा थे ये क्या करते थे कि अपना जो बच्चे हैं या ये जो बच्चा है अभी लेखक, इनको खेती के काम में ही लगा के रखते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके बच्चे पढ़ें। माँ को भी इस बात के लिए दर्द होता था कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मेरे बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएं और अच्छा जीवन जिए। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक आ गई। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई को दोहरा लिया तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाए, परीक्षा भी पास कर लूंगा और मेरा साल बच जाएगा। तो दत्ताजी राव ने कहा ठीक है, जब तुम्हारे दादा घर पे आए तो मेरे पास भेज देना और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। तो लेकिन वहां पर बोला जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये भी कहा कि हमने यहाँ आकर आपको सारी बातें कही हैं, ये बात आप दादा को मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है, माँ बेटे की, हम दोनों को वो पकड़ के मारेंगे। आप ये कह देना कि माँ अकेली साग भाजी देने आपके पास आई थी। तो दत्ताजी राव ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे दादा के सामने तुमसे कुछ भी पूछूं तो तुम बिना डरे सारी बात बता देना। और लेखक अपने माँ के साथ घर लौट आया। रात को दादा घर पे आए तो माँ ने दादा से कहा कि मैं तो देसाई सरकार के यहाँ सब्जी देने गई थी, तो उन्होंने आपको याद किया है। तो दादा ने कहा ठीक है। तो और वो खड़े हुए और दत्ताजी राव के घर चले गए। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा और कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने का अर्थ क्या होता है? खाना खाने। यानी कि तू अब दादा के पास जा, दत्ताजी राव के घर, और तुझे बहाना चाहिए वहां जाने का तो ऐसे बोल देना, बा ने आपको खाना खाने बुलाया है और इस बहाने तुम वहां पे चले जाओ। तो लेखक चले गए। तो सरकार तो उनकी ही राह देख रहे थे दत्ताजी राव, क्योंकि पहले उनकी बात हो चुकी थी। तो लेखक को देखते दत्ताजी राव ने पूछा, अरे क्यों आया है रे छोरे? छोरे यानी कि लड़के। तो लेखक ने कहा, मैं तो दादा को बुलाने आया हूँ, उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है। तो दत्ताजी राव ने कहा कि थोड़ी देर बैठो। फिर दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो लेखक ने कहा मैं तो 5वीं में पढ़ता हूँ, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। तो दत्ताजी राव ने लेखक से पूछा क्यों रे? तो लेखक ने कहा दादा ने मना कर दिया है कि खेतों में पानी लगाना है। तो उन्होंने कहा क्यों है, क्यों रे रत्नापा? अब यहाँ पर दादा का नाम क्या बताया है? रत्नापा। तो उन्होंने कहा हाँ जी। और फिर उन्होंने दादा पर बहुत गुस्सा किया। किसने? जो इनके थे ये दत्ताजी राव, इन्होंने गांव के जो मुखिया थे, और उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाने का अर्थ होता है कि उनको खूब फटकार लगाई, खूब डांट लगाई, खूब नंबर लगाया उनका। तो फिर उन्होंने कहा कि तू तेरी लुगाई और बच्चों को तो काम में लगा देता है और खुद दिन भर गांव में घूमता फिर रहा है। किस तरह तू अपने बच्चे के जीवन की बलि चढ़ा रहा है तेरी मस्ती के लिए। और उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। अब दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा सवेरे से पाठशाला जाना पूरी, और दादा से कहा कि पूरी फीस तुमको भरनी है, दादा को भरनी है। और उनको कहा लेखक को कि तुमको मन लगाकर पढ़ाई करनी है और तुम्हारा साल खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अगर तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ने नहीं भेजा तो तुम सीधा इधर आ जाना मेरे घर पे, सुबह शाम जो हो सके वह काम यहाँ करना और पाठशाला जाते रहना, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। इतने में दादा बोले, अरे मैंने कब मना किया? और कहा कि मैं तो इसको पाठशाला भेजता हूँ तो ये तो गलत आदतें रखने लग गया। तो दत्ताजी राव ने पूछा कैसे गलत आदतें? तो कहा कभी तो ये कंडे बेचता है, कभी चारे बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, काम में तो मन ही नहीं लगता। तो
दादा ने एकदम से ऊपर मेरे ऊपर ही हल्ला बोल दिया। इतने में दत्ताजी राव बोले, क्यों रे छोकरे? तो लेखक ने जवाब दिया, अरे नहीं जी, एक बार मेले में पैसे लगा दिए थे और मेरे पिता तो कभी सिनेमा के लिए पैसे देते नहीं, इसलिए कभी पैसे लेकर मैंने कभी माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। एक बार सिनेमा गया और लेखक ने झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। लेकिन दत्ताजी राव ने लेखक का ही पक्ष लिया और कहा कि अरे बच्चा ही तो है, अगर कभी खेल लिया या सिनेमा देख लिया तो क्या हो गया, तुम क्या पढ़ना बंद करोगे? तो लेकिन दादा को फिर कहना मानना पड़ा और कहा ठीक है, पाठशाला भेज दूंगा। और खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर जाना है, 11 बजे तक खेत में पानी देना है, खेत से पाठशाला, और सवेरे आते ही पढ़ने का बस्ता घर से ले लेना, और छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना यानी कि जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, उनको चराना। और अगर खेत में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला भी नहीं जाना। लेखक ने ये सब शर्तें मान ली और पाठशाला जाना शुरू कर दिया। और इसके बीच में बहुत सी धमकियां भी मिली उनके पिता से कि अगर इधर उधर कहीं देखा तो फिर खैर नहीं है। और रोते धोते पाठशाला शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा तो मास्टर जी की छड़ी लेखक को अच्छी लगती थी। जो दोपहर का गर्मी का समय था अब कम से कम पाठशाला की छांव में बीत रहा था। लेखक फिर से पांचवी में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। पांचवी नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। नापास किसे बोलते हैं? फेल। वह पांचवी के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। लेखक के साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे और लेखक की अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें वो कम अकल समझता था उन्हीं के साथ लेखक को बैठना पड़ता था। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खराब हो गया। भारी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है ये भी नहीं पता था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का भी कक्षा से कोई संबंध नहीं था। एक थैले में उन्हें लेकर आया था और वो अपनी पुरानी किताबें लेकर बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हो? एक शरारती लड़का था, चौहान, उसने लेखक से पूछा। तो लेखक को तो अपनी पोशाक भी अजीब सी लगी। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी के लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। ठीक है, अब यहाँ पर लाल मिट्टी से मटमेली हो गई थी उनकी जो धोती थी और गमछा था। गमछा, देखे देखे तुम्हारा गमछा। और बच्चों ने उसका गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसको सभी खींचेंगे और ये फट जाएगा। मैं सोचकर ही उदास हो गया। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए और गुंडा झट से अपनी जगह जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए और गमछा देखकर पूछा, किसका है? तो कहा, मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उन्होंने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया और मैं उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? तो लेखक ने कहा, मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, यानी धोती का किनारा लड़के ने फिर खींची, लेकिन लेखक बच गया। और घर जाते समय यही सोच रहा था कि लड़के मेरी धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, मैं पता नहीं इस कक्षा में कैसे बैठूंगा। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम दूसरी लगने लगी, पराई लगने लग गई। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी, 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप
में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते। पीठ पर जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता, चिल्लाने लग जाता था। सभी उनसे डरते थे। पढ़ने वाले लड़कों को उनसे शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता, उससे वे अपने पास बुलाकर समझा देते, और अगर किसी की मूर्खता दिखाई देती तो वहीं ठोक देते थे। सभी उनसे डरते थे और घर से पढ़कर आने लगे। अब यहाँ वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु होशियार था। उसके सवाल भी हमेशा सही निकलते और मास्टर ने उसे मॉनिटर बना दिया। मुझे ये लड़का अपनी अपेक्षा छोटा लगता, यानी लेखक को ये लड़का छोटा लगता था, क्योंकि लेखक पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। ठीक है, गलती से पिछड़ गया था, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी लेखक को लगता था कि मेरे हाथ में सौंपना चाहिए, क्योंकि मैं तो इन सबसे बड़ा हूँ। और लेखक को तो अब 2 महीने में 5वीं पास करके अगली कक्षा में जाना था, इसलिए कक्षा में लड़ झगड़ा करना, नहीं पढ़ना उसके लिए सही नहीं था। अब इन सब बातों के कारण लेखक का ध्यान पढ़ाई की ओर जाता रहा, और वो भी वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। लेखक ने भी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा लिए, व्यवस्था व्यवस्थित करने लगे, और धीरे धीरे सवाल भी सही आने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगे। इसके कारण लेखक की और वसंत की दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। क्या कहकर बुलाने लगे? आनंदा। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब यहाँ पर सोंदलगेकर जी हैं मास्टर, जो लेखक को मराठी पढ़ाते थे। पूरी कक्षा को पढ़ाते समय वो खुद उसमें खो जाते थे। कविता तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। बहुत अच्छा गाकर सुनाते थे, और अपने बीच बीच में अपने संस्मरण, यानी कि जिन जिन लोगों से वो मिले थे वो मुलाकात की बातें भी बताते थे, और स्वयं भी कविता करते थे, और याद आ गई तो एक आध अपनी भी लिखी हुई कविताएं सुना देते थे। अब लेखक भी उनके देखा देखी खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए यानी पशु चराते हुए, अकेले में उसी हाव भाव उसी तरीके से कविताएं गाते रहते। जिस प्रकार मास्टर जी अभिनय करते थे पानी लगाते लगाते खेतों में, उसी प्रकार जो लेखक हैं वो भी अनुभव करते। तो लेखक को अब कविताओं में भी मजा आने लगा। अब उनको 2 शक्तियां प्राप्त हो गई, एक तो ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए या दूसरे काम करते हुए उनको अकेलापन करता था कि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन अब इस अकेलेपन से उनको कोई उब नहीं होती थी। ये तो कविताएं गाने लगे थे, खुद से बातें करने लगे थे, अभिनय करने लगे थे, कभी कभी नाचने भी लगते थे। और अनेक कविताओं को लेखक ने खुद के तरीके से गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसके पहले पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरीते पांढरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल तो सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था, और उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। और एक बार मास्टर जी ने पूरी कक्षा में मेरे से वो गाना गवाया, पाठशाला के समारोह में भी गवाया। अब तो मेरे नए पंख निकल आए, मैं बड़ा खुश रहने लगा। मास्टर स्वयं कविता करते थे, अनेक मराठी कवियों के संग्रह भी उनके घर पे थे, वो मुझे बताने लगे थे। खुद सोंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड मास का लोभ क्रोध का मनुष्य होता है, और मुझे लगा मैं भी कविता कर सकता हूँ। और वो कविता करने लगे, मास्टर जी को भी दिखाने लगे। मास्टर जी को भी उनकी कविता बहुत अच्छी लगती, बल्कि कई बार तो ऐसे होता कि लेखक सवेरा होने तक की भी, स्कूल जाने तक की भी प्रतीक्षा नहीं दिखाते, इसलिए रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देते। मास्टर जी भी उनको शाबाशी देते, उनको हर बात बताते कि उनको अपनी कविता और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लेखक को नई नई पुस्तकें देते, कविता संग्रह देते, और मराठी भाषा भी सुधरने लगी थी। आप अलंकार, छंद, लय, हर चीज को लेखक सूक्ष्मता से देखने लगे, और शब्दों का नशा ऐसा चढ़ने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। यह आपका पाठ था जूझ, और इसका अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने।